हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सिविल एक्स इंजीनियर पर। तो दोस्तों, मैंने इसकी बीएमसी और पीवाईक्यू वाली पार्ट 1 पहले ही डाल दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप जरूर देखें, या उस वीडियो की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने एक एक थोड़ा सा ये सोचा है कि जैसे कि बीएमसी 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे आपका सीटी रहा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बीटी रहा बिल्डिंग टेक्नोलॉजी प्लस बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो अब से हम क्या करेंगे, अब से हम करेंगे क्या, तो ये करेंगे जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि सीमेंट चैप्टर हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक है, पेंट हो गया। तो इन सब्जेक्टों को जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू में आए हुए हैं उनको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, फिलहाल तो है चलने दो, आने वाले टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्टिकल जॉइंट बिटवीन टू एडजेसेंट ब्रिक्स, ठीक है। तो दो पास पास की ईंटों के बीच बने वर्टिकल जॉइंट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं परपेंड, ठीक है, परपेंड बोलते हैं। अब देखिए, इसमें ये 2-3 बॉन्ड है, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, जैसे कि बॉन्ड लाइन क्या होती है, परपेंड क्या होता है, बेड जॉइंट क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये हमारी बॉन्ड लाइन जा रही है, ठीक है, बॉन्ड लाइन है। अब ये देखिए, इसमें ये वर्टिकल जॉइंट है, ये वर्टिकल जॉइंट है, ठीक है, इसको हम परपेंड बोलते हैं, ठीक है। अब बेड जॉइंट क्या होता है, जैसे कि बेड जॉइंट क्या होता है, जैसे कि आपने ये देखा, ये और ये दो ब्रिकों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम बोलते हैं बेड जॉइंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यहाँ लगी हुई है, परपेंड की ये रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Why are vertical joint in a brick wall keep staggered, ठीक है। ईंट की दीवारों में, हिंदी में देखते हैं, ईंट की दीवारों में वर्टिकल जॉइंट को एक सीधे में ना रखकर स्टैगर्ड क्यों रखते हैं, यहाँ स्टैगर्ड क्यों रखा जाता है। तो किसके लिए क्यों रखा जाता है, जैसे कि आपने देखा है, अभी देखा था, ये हमारी ठीक से नहीं बनाया, लेकिन जैसे कि हमारी ब्रिक है, ठीक है, और इसमें क्या है, स्टैगर्ड जॉइंट देते हैं। वो क्यों देते हैं कि एक तो इसकी स्टेबिलिटी बने, ठीक है, और इसकी जो लोड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और ये बॉल की जो स्ट्रेंथ है वो इनहेंस करे, ठीक है। तो इसका ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ स्टैगरिंग वर्टिकल जॉइंट इन अ ब्रिक मेसनरी। तो ईंट की चिनाई में वर्टिकल जॉइंट को स्टैगर रखने का मुख्य कारण क्या है, या मुख्य लाभ क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। इंक्रीज वॉल, सॉरी ये नहीं है, ये गलत हो गया दोस्तों, ये नहीं, ये वाला है। इम्प्रूव वॉल स्ट्रेंथ, अभी तो बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसमें भी दे रखे हैं परपेंड क्या होता है, बॉन्ड लाइन क्या होती है, बैंड जॉइंट क्या किसे कहते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड किसे कहते हैं, हेडर जॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट 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 इज वन हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स इज कॉल्ड, यानी कि हिंदी में देखते हैं, ईंटों की एक हॉरिजॉन्टल लेयर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। ये जैसे कि आपने देखा होगा, ये ईंटों की एक हॉरिजॉन्टल लेयर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम कोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो सिंपल है उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अ वॉल हैज 6 हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स, हाउ मेनी कोर्सेज आर प्रेजेंट। एक दीवार में ईंटों की 6 हॉरिजॉन्टल लेयर है, इसमें कितने कोर्स बनेंगे, जाहिर सी बात है 6 बनेंगे, 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका, व्हाट डज द टर्म लैप इंडिकेट इन ब्रिक मेसनरी, यानी कि ब्रिक मेसनरी में लैप शब्द किसे किसे दर्शाते हैं। सिंपल है, देखिए, ये आपका ये एक ब्रिक है, ये वाली दूसरी ब्रिक है, ठीक है। अब जो थर्ड ब्रिक होगी ना, इससे ऐसे लैप करी जाएगी। ये जो लैप है ना, यहाँ से यहाँ तक जो लैप दी है इसको हम लैप बोलते हैं, ठीक है। इधर रेस्ट कराया, आधा हिस्सा इधर रेस्ट कराया, आधा हिस्सा इधर रेस्ट कराया, ठीक है। अब ये इसका मैंने डिटेल में दे रखा है, जो टाइप ऑफ जॉइंट इन अ ब्रिक मेसनरी। ये आपका वर्टिकल जॉइंट हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल जॉइंट हो गया, ठीक है, और ये आपका परपेंड जॉइंट हो गया। अब ये बैंड जॉइंट हो गया आपका, ठीक है।
लैप इन ब्रिक वॉल आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट बिटवीन वर्टिकल जॉइंट ऑफ सक्सेसिव कोर्स, बी आंसर इसका होगा। कौन सा होगा आपको? बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ लैप इन अ ब्रिक मेसनरी, यानी कि ब्रिक मेसनरी में लैप देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बी आंसर, टू इंक्रीज बॉल स्ट्रेंथ, ठीक है। इसलिए क्योंकि क्या होगा, इसमें जो जॉइंट हमारे अलग अलग यानी स्टैगर्ड पोजीशन में आएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसमें स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये मेन पर्पस होता है, ठीक है। हाँ, विच अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स कॉज रिप्रेजेंट्स एन इंग्लिश बॉन्ड, यानी इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में हम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंग्लिश बॉन्ड है आपका, ठीक है। ये इंग्लिश बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड कैसा होता है? इसमें पहले स्ट्रक्चर में क्या होता है? पहला रद्दा होता है हमारा स्ट्रेचर का होता है, दूसरा हेडर का होता है, तीसरा स्ट्रेचर का होता है और चौथा हेडर का होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है? ये हमारा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है? फ्लेमिश बॉन्ड में होता है एक स्ट्रेचर, यानी कि एक रद्दा लगाएंगे तो स्ट्रेचर का, फिर हेडर का, स्ट्रेचर फिर हेडर, इस टाइप से होता है, ठीक है। मैंने आपको उसकी इमेज दे रखी है, आप समझ जाओगे इससे, ठीक है। तो अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर कोर्स, ठीक है। सी ऑप्शन इनका सही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों समझ में तो आ गया ना आपके? तो एक बार और समझ लीजिए, जैसे कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है? इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है? इसे पहला रद्दा जाता है ना, वो स्ट्रेचर का जाता है, फिर सेकंड रद्दा जाता है वो हेडर का जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ये आपका, ये एक रद्दा बताते हैं अभी, अभी रुक जाओ, ठीक है। अब ये क्या है हमारा? ये स्ट्रेचर है, ठीक है। ये है आपका स्ट्रेचर, यानी पहला रद्दा है, ये हमारा पहला कोर्स है, ये स्ट्रेचर का है। और दूसरा इसमें जाएगा हेडर का, ठीक है। ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर। दूसरा रद्दा हमारा क्या है? हेडर का। ऐसे सेम चलता रहेगा, स्ट्रेचर फिर हेडर, स्ट्रेचर फिर हेडर। तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फ्लेमिश बॉन्ड की। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है? फ्लेमिश बॉन्ड में देखिए, फ्लेमिश बॉन्ड का भी बना के दे देता हूँ मैं आपको, तो समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे कि हमारा पहला कोर्स है, यानी पहला रद्दा है, तो इसमें क्या आएगा? पहला स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, इस टाइप से आता है, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, नीचे वाले में भी हेडर, फिर स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, फिर स्ट्रेचर, ठीक है। इस टाइप से होता है, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या था इसका? ये अल्टरनेट हेड एंड स्ट्रेचर कोर्स, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड के केस में। आगे बढ़ते हैं। विच ब्रिक्स बॉन्ड इज जनरली कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, अभी बताया था इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। While taking measurement of estimation, what is the usual sequence for recording dimension? एस्टिमेट के लिए मेजरमेंट लेते समय डायमेंशन को सम्मानता किस क्रम में लिया जाता है? लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरली ऐसे ही लेते हैं हम। अब देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बुक्स डायमेंशन इन एस्टिमेशन, ये बताया था आपको, ठीक है। एस्टिमेशन में बुक डायमेंशन रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कैलकुलेट कंस्ट्रक्शन क्वांटिटीज, ठीक है, तीसरा है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें है, a wall has dimension of 5 meter and into 0.3 meter into 3 meter. How should these dimension be booked? एक वॉल का डायमेंशन 5 मीटर इंटू 0.3 मीटर इंटू 3 मीटर है, इसे बुकिंग में किस क्रम में लिखा जाएगा? जाहिर सी बात है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है, सेम ऐसे क्रम में लिखा जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। वाई इज द क्वीन क्लोजर प्रोवाइडिंग इंग्लिश बॉन्ड? इंग्लिश बॉन्ड क्यों, यानी कि इंग्लिश बॉन्ड में क्वीन क्लोजर क्यों प्रोवाइड कराते हैं? ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, सोचिए। सिंपल दोस्तों, इसका डी आंसर इसका करेक्ट होगा, टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट। ठीक है जी, क्या है ये देख रहे हैं आप, ये इनके अलाइनमेंट, ये जो वर्टिकल जॉइंट है इसके अलाइनमेंट को तोड़ने के लिए, इसलिए हम क्वीन क्लोजर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके की पॉइंट भी याद रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। द क्वीन क्लोजर इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर विच ब्रेक्स इन इंग्लिश बॉन्ड, यानी कि इंग्लिश बॉन्ड में क्वीन क्लोजर किस ब्रेक के तुरंत बाद लगाया जाता है? फर्स्ट हेडर के बाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। विच ब्रिक बॉन्ड इज प्रेफर्ड व्हेन द हाई स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड इन मेसनरी? जब मेसनरी में अधिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो तो कौन सा ब्रिक बॉन्ड प्रेफर्ड किया जाता है? इंग्लिश बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। अब which brick bond is commonly selected for the important government and public construction work? वो इंग्लिश बॉन्ड भी प्रेफर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम लैब जनरली प्रोवाइडेड इन इंग्लिश बॉन्ड? यानी कि लैब कितना प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि हमने देखा था, जो मिनिमम लैब जो होता है वो कितना प्रोवाइड कराते हैं? लगभग 50 mm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश बॉन्ड इज मेनली सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन? यानी किस टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए इंग्लिश बॉन्ड सुटेबल होता है? हैवी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है और हैवी लोड के लिए भी होता है, इसलिए। वेयर इज द क्वीन क्लोजर प्लेस इन इंग्लिश बॉन्ड? ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। इमीडिएट आफ्टर द फर्स्ट हेडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What can happen when vertical joint remain continuous in brick masonry? ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। अगर ब्रिक मेसनरी में वर्टिकल जॉइंट कंटिन्यूस रहे तो क्या हो सकता है? पहली बात तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि वीक हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात, जो डायगोनल क्रैक आते हैं ना वो भी उसमें जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अ वॉल मैप डेवलप क्रैक एंड बिकम वीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना चाह रहा क्योंकि ये सिंपल वाले हैं और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विच बॉन्ड हैज ब्रिक अरेंज एट अबाउट 45 डिग्री टू द सेंटर लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन? यानी किस बॉन्ड में ब्रिक्स को सेंटर लाइन से लगभग 45 डिग्री पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है? कौन सा बॉन्ड होता है? तो वो होता है हेरिंग बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the major disadvantage of keeping vertical joint continuously लाइन्ड इन ब्रिक वर्क? यानी कि ब्रिक वर्क में वर्टिकल जॉइंट को लगातार एक ही लाइन में रखने का नुकसान क्या है? ये भी बताया था। क्रैक एंड पॉसिबल वॉल फेलियर, यानी क्रैकिंग एंड पॉसिबल वॉल फेलियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैकिंग द वर्टिकल जॉइंट ऑफ ब्रिक्स मेनली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ब्रिक्स के हिंदी में देखते हैं, ब्रिक्स के वर्टिकल जॉइंट को स्टैगर रखने से मुख्य रूप से क्या इम्प्रूव होता है? ठीक है, वॉल की मुख्य रूप से यानी कि मेन। ठीक है, मेन की बात करिए इसमें, वॉल की स्टेबिलिटी। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आए हुए हैं, ये आपको स्किप नहीं करने हैं बिल्कुल भी है। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं एक
भरोसा दिलाता हूँ कि आप यहाँ से आपने PYQ और MCQ क्वेश्चन कर लिए ना, फिर आप जैसे भी आप पढ़े हो ना उससे कहीं भी PYQ या MCQ क्वेश्चन कर लेना, आप कहीं नहीं अटकोगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ अ वन ब्रिक वॉल इन इंग्लिश बॉन्ड? हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश बॉन्ड में वन ब्रिक वॉल की अप्रोक्सीमेट थिकनेस कितनी होती है? Which brick bond is generally considered the strongest for masonry work? मेसनरी वर्क में किस ब्रिक बॉन्ड को सामान्यतः सबसे मजबूत माना जाता है? इंग्लिश बॉन्ड को। आगे बढ़ते हैं। क्लोजर इन इंग्लिश बॉन्ड, यानी इंग्लिश बॉन्ड में क्विन क्लोजर लगाने का मुख्य, इंग्लिश बॉन्ड में क्विन क्लोजर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ वर्टिकल जॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In which bond are the bricks presented as a header on the face of the wall? किस बॉन्ड में वॉल फेस पर ब्रिक्स के हेडर फेसेस दिखाई देते हैं? वो होते हैं आपके हेडर बॉन्ड में। जाहिर सी बात है, जब हेडर दिखाई देंगे तो हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर दिखाई देगा तो स्ट्रेचर बॉन्ड। Which bond show stresses faces of bricks on the wall surface? जो होता है स्ट्रेचर बॉन्ड, ये आपको देखना है दोस्तों। स्ट्रेसेस फेस ऑफ ब्रिक्स बोला है या हेडर फेसेस ऑफ ब्रिक्स बोला है, तो उसी का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। in herringbone the bricks are generally inclined at what angle to the center line? हेरिंगबोन बॉन्ड में ब्रिक्स को सेंटर लाइन के साथ सामान्यतः कितने एंगल पर लगाया जाता है या कितने एंगल पर टिल्ट किया जाता है? वो होता है 45 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेरिंगबोन बॉन्ड इज मेनली यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है फ्लोर पेविंग के लिए। ठीक है, which compound of cement is mainly responsible for the heat of hydration and quick reaction with water? सीमेंट का कौन सा कंपाउंड वाटर के साथ तेजी से रिएक्शन और हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है C3A। सॉरी दोस्तों, ये होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और ये C2S जो होता है, इधर देखते हैं, जो C2S जो होता है वो होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये जैसे क्या होता है, जैसे हमारी जो सीमेंट पुरानी होती जाती है ना, तो उसको स्ट्रेंथ कौन देता है? ये वाला कंपाउंड देता है C2S। ठीक है, जो अर्ली स्ट्रेंथ जो देता है वो देता है C3S। ठीक है, C3S क्या होता है? अर्ली स्ट्रेंथ। ये 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अंदर ये जो अर्ली की जो स्टार्टिंग इनिशियल का जो टाइम होता है ना 7 दिन का, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराता है? ये C3S प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोवाइड कराता है वो C2S। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि C3A का ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जब हम सीमेंट में पानी डालते हैं तो सबसे पहले कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करता है? वो करता है C3A। ठीक है, आपको याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं। Which cement compounds mainly associated with the development of strength at a later ages? अभी बताया था मैंने, सीमेंट की लेटर एज स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में मुख्य रूप से कौन सा कंपाउंड योगदान देता है? वो होता है आपका C2S। और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए होता है C3S। ठीक है, ठीक बताया था मैंने। C4AF इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी जनरली, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन है इसका, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व संबंध कितना होता है, वो देखिए ये आया है एसएससी जेईई 2007 में। कितना होता है इसका जनरली लेते हैं हम 3.14 से 3.15 तक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक की रेंज होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी पोर्स इन द हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट, यानी कि हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट में कैपिलरी पोर्स क्या होता है, यानी कि आर नॉट इंटरकनेक्टेड बट द कंटेन सेम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर। डी आंसर है इसका करेक्ट, ठीक है। ये 2005 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अब। ऑयलिक एसिड में बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, यानी कि ऑयलिक एसिड का उपयोग किस सीमेंट के निर्माण में किया जाता है, वो होता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ठीक है। वाइट सीमेंट तो आपको पता ही है, इसमें ZnCl2 जिंक क्लोराइड का यूज होता है। और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में आपको पता है ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, ठीक है। एक होता है C3S, एक होता है C3S आपका, एक C2S हो गया। ये सारे कंपोनेंट मिलकर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, एसएससी जेईई 2005 में पूछा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं द साइज ऑफ द क्यूब मोल्ड। द साइज ऑफ क्यूब मोल्ड यूज फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कितना लेते हैं हम, ये होता है आपका 7.05 सेंटीमीटर से, यानी कि क्यूबिक, यानी कि इसका ये होता है 70.5 mm इंटू 70.5 mm इंटू 70.5 mm, ये इसका साइज होता है, ठीक है। तो हम 1 0 इधर ले आए तो क्या हो, सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए, ये एसएससी जेईई 2007 में पूछा गया था। आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट मेनली टू, यानी सीमेंट में जिप्सम मुख्य रूप से किस लिए मिलाया जाता है, सी आंसर है इसका कंट्रोल सेटिंग टाइम। क्या होता है, जैसे कि अगर इसमें जिप्सम नहीं मिलाएंगे ना तो क्या होगा, ये सीमेंट में पानी डालते ही वो सेट हो जाएगी, उसको बोलते हैं फ्लैश सेटिंग, ठीक है। इसलिए इंसान थोड़ा सा काम कर सके, इसलिए उसके साथ इंसान जैसे कि प्लास्टर करना हो, कंक्रीट वर्क करना हो, कुछ भी काम करना हो, उसको प्रॉपर समय चाहिए होता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें जिप्सम की मात्रा डाल देते हैं। अब ये भी याद रखना है दोस्तों, जिप्सम की मात्रा कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है 3 से 4% रखी जाती है दोस्तों, इतनी रेंज में रखी जाती है, 3 से 4% दी जाती है, ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ फॉर सीमेंट इज, यानी सीमेंट की अर्ली स्ट्रेंथ के लिए मुख्य रूप से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जिम्मेदार है, ये एसएससी जेईई पीवाईक्यू में आया है। यानी द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ फॉर सीमेंट इज, यानी कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी सीमेंट की अर्ली स्ट्रेंथ के लिए मुख्य रूप से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जिम्मेदार है, ये होता है आपका CTS, मैंने जो अभी बताया था आपको, ठीक है। DPY के क्वेश्चन चल रहे हैं सीमेंट चैप्टर से। द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ अ लेटर एज इज, सीमेंट में यानी कि सीमेंट में बाद की, यानी कि सीमेंट में लेटर, सीमेंट में बाद की उम्र है लेटर एज, जिसमें स्ट्रेंथ की विकसित करने वाला कंपाउंड है ये एसएससी जेईई पीवाईक्यू, वो होता है C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट। आगे बढ़ते हैं हम। विच कंपाउंड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट, कौन सा होता है, ये C3A होता है।
अगर आप इसमें जिप्सम नहीं ऐड करोगे तो क्या होगा, ये C3 रिएक्ट कर जाएगा सीमेंट, अगर जैसे ही पानी डालोगे ना सीमेंट में तो वैसे ही C3 ये रिएक्ट करेगा बहुत तेजी से और फ्लैक्स सेटिंग को यानी कि हार्ड कर देगा। सीमेंट जो भी आप जैसे ही आप पानी डालोगे ना तो उसमें सीमेंट को क्या कर देगा, हार्ड कर देगा, उसको हम फ्लैक्स सेटिंग बोलते हैं। द इनिशियल सेटिंग टाइप ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि OPC का जो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और ये फाइनल सेटिंग टाइम भी होता है 10 घंटे। ठीक है, ये PY की क्वेश्चन है। द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन, यानी कि 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, 600 मिनट। ठीक है, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, लाइम एंड सिलिका, इसमें मेन पूछा है, मेन तो लाइम एंड सिलिका। लाइम कितना होता है, 50 से 60% लिया जाता है, सिलिका। ठीक है, ये आपको मैं एक टेबल बना के दूंगा। ठीक है, कि लाइम कितना होता है, सिलिका कितना होता है। लाइम सिलिका 17 से 25% होता है, 17 से 25% होता है। एल्यूमिनियम 3 से 8% होता है। एक लिस्ट बना के दूंगा मैं आपको। ठीक है, ये 2010 में पूछा गया था दोस्तों, इम्पोर्टेंट। गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ, यानी अच्छी क्वालिटी के सीमेंट में किसका परसेंटेज अधिक होता है, वो होता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का अच्छा परसेंटेज होता है। C3S। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 2010 में पूछा गया है। वाटर रिक्वायरमेंट पर बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2010 में SSCG में पूछा गया, कितना देते हैं हम, 14 kg, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट पर बैग ऑफ सीमेंट, यानी कि एक सीमेंट का बैग जो होता है वो 50 kg का होता है। ठीक है, ये सीमेंट का जो बैग होता है वो 50 kg का होता है, आपको जनरली पता होगा। अब इसमें पानी की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, वो होती है 14 kg। ठीक है, ये SSCG में पूछा गया था 2010 में। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर, यानी कि कौन सा, यानी कि पानी के साथ सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है, वो करता है C3A। ये 2010 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देख लो, ये सीमेंट के साथ सबसे पहले रिएक्ट कौन सा केमिकल करता है, किस टाइप से पूछा गया, और क्वेश्चन किस टाइप से घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया क्वेश्चन। द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग इज, यानी कि वाइट वॉशिंग में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला लाइम कौन सा है, फैट लाइम। द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा लाइम यूज किया जाता है, वो है आपका फैट लाइम। ये SSCG 2011 में पूछा गया था। आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। ये 33 में मिलती है, 43 में मिलती है, 53 में मिलती है। ठीक है, कौन सी नहीं मिलती है, ये होती है 23 ग्रेड। SSCG 2011 में पूछा गया था। द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज, यानी कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, ये SSCG 2011 में पूछा गया था। ठीक है, ये होता है आपका 0.0347 क्यूबिक मीटर।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोस्तों इस पे स्टार लगा लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाएगा या हो सकता है किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर ले। और मैं PYQ वाली एक सीरीज लाऊंगा जिसमें सीमेंट होगा, ये सीमेंट चैप्टर के होंगे, टिम्बर के होंगे, पेंट के होंगे, बहुत सारी ऐसे कि कंक्रीट के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which compound of cement contribute to the heat of hydration and has the highest rate of reaction with water? यानी कि सीमेंट का कौन सा कंपाउंड हीट ऑफ हाइड्रेशन में योगदान देता है और पानी के साथ इसकी रिएक्शन रेट सबसे अधिक होती है? देखिए, मतलब ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और किस किस टाइप ने क्वेश्चन को किस तरीके से अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं, खत्म हो गया अब। तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आपको किस किस टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट पर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं BMC का जो चैप्टर है BMC सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी एक आध दो और पार्ट लेके आऊँगा इसके। ठीक है, उसके बाद मैं BMC सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, BMC स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपका सर्विंग हो जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स हो जाएगा, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे यही अनुरोध है कि आप इस सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। और हाँ, इसकी एक PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और अदर वीडियो भी मैंने डाल रखी है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले यानी पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाकर ज़रूर देखें, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने ये PYQ कर लिया, MCQ कर लिया ना, तो फिर आप जैसे कि आप टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, उसको लगाइए, फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, और आने वाले टाइम पे फिर मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, फिर आप देखना BMC क्या होती है। BMC के मैं धागे से धागे यानी कि पूरा खोल के रख दूँगा उसके पार्ट में। BMC बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है वो मेरा, अदर भी है वैसे, लेकिन फेवरेट मेरा यही है। ठीक है, तो इसलिए आपसे यही है कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को। ठीक है, और मैं ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। थैंक यू एंड जय हिंद।